Hello and welcome everybody to Everest Coaching Institute. Beta, today we will discuss class 11th economics chapter production function and returns to a factor. This is my second video of this chapter. पिछले वीडियो में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स किए थे प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर के कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होती है, डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे कौन से हैं, व्हाट इज़ एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट. हमने बेसिक टर्म्स इसमें सारी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर दी थी. नाउ इन दिस वीडियो वी विल मूव फर्दर. वीडियो में हमने क्या डिस्कस करना है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. बच्चे इसको ध्यान से समझ लेना, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. आपको समझ आ जाना चाहिए, अच्छे से समझ लो. अगर इसमें कोई भी फिर भी कोई अगर कमी पेशी रह जाती है, दिक्कत आती है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में जब मर्जी कमेंट करके पूछ सकते हो. सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमारी होती क्या है, व्हाट इट स्टेट्स. This law states that as more and more of the variable factors are combined with the fixed factors initially, TP increases at a increasing rate, then it increases at a diminishing rate and finally it starts declining. वो क्या कहता है, जब आप डिफरेंट वेरिएबल फैक्टर्स को कंबाइन करते हो फिक्स फैक्टर्स के साथ, तो पहले क्या होता है, पहले आपकी जो प्रोडक्शन है आउटपुट बहुत तेज़ी से बढ़ती है, फिर उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन आ जाता है, थोड़ी स्लोली बढ़ती है. एक लेवल पे जब वो टॉप पे आ जाती है फिर वो फॉल डाउन होती है. इसकी मैं आपको बहुत अच्छी एग्जांपल बताती हूँ. अब आप देखो, लाइक हम लोग कोई एक पीस ऑफ लैंड है, एक पीस ऑफ लैंड में अगर हम उसमें मतलब सिंपल एग्जांपल ले लो, कुछ भी उसके ऊपर आप क्रॉप कोई कल्टीवेट कर रहे हो, एनी क्रॉप, कोई भी सीरियल लगा लो, लाइक ला लो राइस मेज कुछ भी लगा लो, वीट कुछ भी आप उगा रहे हो. उस केस में क्या होता है, जो अगर आप हम इसमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में मैंने आपको बोला दो ही हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेनी है. हमने सिर्फ लेबर और कैपिटल की बात करनी है. ठीक, यही बोला था ना, प्रोडक्शन फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ एल के, लेबर एंड कैपिटल. सो अब आप देखो, एक पीस ऑफ लैंड पे जितनी हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होनी थी, स्मार्टफोन, रॉ मटेरियल वगैरह, वो सारा हो गया. उसके अलावा हमारे लेबर हमने यूज़ की. लेबर मतलब वो तो हमारा फिक्स फैक्टर हो गया ना जो हमने लगाया था. लेबर हमारा वेरिएबल फैक्टर है. अब उतने पीस ऑफ लैंड पे, उतनी जगह पे, छोटी जगह या बड़ी जगह, मान लो उसके ऊपर अगर आपने 10 पर्सन एम्प्लॉय किए हैं, तो अब ज़मीन ज़्यादा बड़ी है. स्टार्टिंग में तो पहले देखो 10 लगाए थे तो इतनी हमारी प्रोडक्शन आउटपुट हो नहीं रही थी. हमने उसमें हम ग्रेजुअली हम उसमें इंक्रीज़ करते रहे. अब मान लो 10 से हमने पहले 12 किया, फिर हमारी आउटपुट अच्छी हो गई. 14 की है, हमारी आउटपुट और अच्छी होगी, क्योंकि ज़मीन काफ़ी बड़ी है ना. एक लेवल पे क्या होगा, आप देखोगे जैसे जैसे आप फैक्टर्स आपने एम्प्लॉय करते रहे हो, और 14 कर दिए, 15 हो गए, आप एम्प्लॉय कर रहे हो तो वो बढ़ती जा रही. एक स्टेज ऐसी आ जाएगी, उस स्टेज पे फिर अगर हम 15 से 16 बंदा एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो देखो जब 15 जनों का काम था, 15 जने अपना काम एफिशिएंटली पूरा कर रहे हैं, अगर हम 16वां लगा देंगे बंदा, सो क्या होगा, आपकी प्रोडक्शन कम होने लग जाएगी. क्यों, क्या रीज़न है, क्यों जब 15 लोग जो काम कर रहे थे, अगर 16 बंदा हम उसमें एम्प्लॉय कर देंगे, तो इस केस में क्या होगा कि एक तो बर्डन आपका कम हुआ है, सिर्फ लोगों में बटा है. 15 जनों का काम 16 बंदों में बटा है. आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 15 बंदे भी उतनी आउटपुट दे रहे थे और 16वां बंदा हायर किया वो भी उतनी देगा. मतलब उसमें आउटपुट जो आपकी बढ़ रही है पर बहुत स्लो रेट पे बढ़ रही है. ऐसे 17 हुआ, ऐसे 18 हुआ. एक लेवल आएगा कि जब आपको लगेगा कि बंदे ज़्यादा हो गए, तो उस केस में क्या होगा, आपकी जब टॉप जितनी उन्होंने एफिशिएंसी देनी थी अपनी दे दी, मैक्सिमम आउटपुट उतने बंदों ने दे दी, उसके बाद में अगर आप और एम्प्लॉय करते रहोगे लोग और उसमें डालते लेबर डालते रहोगे,
तो क्या होगा, सारे कहेंगे वो कर लेगा, वो कर लेगा, वो काम कर लेगा, वो काम कर लेगा। एक दूसरे के ऊपर डालते काम, डालते डालते क्या होगा, जितनी ज़्यादा आपकी लेबर फोर्स आपने एम्प्लॉय कर ली, आपकी जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी जो है वो, आउटपुट एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपकी जगह उतनी है। जो लोग 15 बंदे बहुत अच्छा काम कर सकते थे, वहाँ पे आपने 20-25 बंदे एम्प्लॉय कर दिए, तो उस केस में क्या होगा, प्रोडक्शन आपकी कमी होगी ना, आउटपुट आपकी कमी होगी, बढ़ेगी तो नहीं, क्योंकि आधे जने तो वेले बैठेंगे, आधे लोग काम करेंगे, आधे जने तो वेले बैठेंगे ना, क्योंकि उन्होंने काम, एफर्ट्स उनके बट गए हैं, बट उनकी उन आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर उस ज़मीन से जितना बनना है, लेट द एग्जाम्पल बी 50 क्विंटल्स आपकी वीट या राइस में वॉट एवर प्रोडक्ट आप ले लो, वो आपकी आउटपुट आनी है, तो 15 बंदे 50 दे रहे हैं एफिशिएंटली काम करके, 15 जनों से बहुत अच्छा काम हो रहा है। अगर आप 20 एम्प्लॉय कर दोगे, 25 एम्प्लॉय कर दोगे, तो आपकी जो है इन्वेस्टमेंट ही बढ़ रही है, बट आपकी आउटपुट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे जब आप देखोगे आपकी आउटपुट कम होगी। सो ये वो कहते हैं कि पहले बहुत तेज़ी से बढ़ता है, फिर वो थोड़ा डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ता है, फिर वो डिक्लाइन होना शुरू करता है। यही चीज़ बेटा मैं आपको ना लॉ अच्छे से एक्सप्लेन टेबल एंड लेटर ऑन विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। अब ये देखो, ये आपका टेबल है, मैंने एक टेबल बनाया है, इसमें यूनिट्स ऑफ लैंड इज योर फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो ये 1 ही रहेंगे ना, ये तो नहीं चेंज होने वाला। चेंज क्या होता है हमारा, वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर मैंने लिया लेबर, लेबर आपके मतलब 1-1 करके हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें एमपी निकालनी है। एमपी के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, 2-3 के ऊपर स्विच नहीं करना, सीधा 1-1 प्लस और 1 माइनस। सो लेबर हमने धीरे धीरे बढ़ाई, 1 2 3 4 ऐसे करके 8 तक बढ़ाई। टीपी स्टैंड फॉर टोटल प्रोडक्ट। जब हम 1 यूनिट ऑफ लेबर लगा रहे हैं तो हमारी टोटल प्रोडक्ट 3 आ रहा है। ये यूनिट्स की बात हो रही है, वैल्यू की बात नहीं हो रही है। 1 से जब हम 2 के ऊपर शिफ्ट किए तो हमारी टीपी पहले बढ़ी, 3 से 6 पे बढ़ी। हमने यही बात डिस्कस की है ना, पहले तो हमारी टीपी बहुत अच्छे से बढ़ेगी, 2 से 3 पे गई तो हमारी टोटल प्रोडक्ट 6 से 10 चलेगी। पहले देखो, पहले केस में 3 का डिफरेंस था, दूसरे केस में 4 का डिफरेंस आ गया। जब हमारी 3 से 4 पे गई तो हमारी 10 से 13 हुई। वो पहले डिफरेंस 4 का था, अब डिफरेंस 3 का हुआ, तो थोड़ी सी आपकी डिक्लाइन होनी शुरू होगी ना। टीपी बढ़ तो रही है, टीपी हमारी बढ़ रही है, पर हमारा रेट जो है वो कम हो गया। ऐसे 4 to 5 हुई तो 13 to 15 हुई, 5 to 6 हुई तो 15 to 16 हुई, 6 to 7 हुई। लेबर हमने इंट्रोड्यूस की तो अब वो पीक पे आ गया। 6 बंदे भी 16 आउटपुट देते यूनिट्स के, 7 बंदे भी 16 ही दे रहे हैं, मींस वो मैक्सिमम लेवल आ गया। इससे ज़्यादा आपकी टोटल प्रोडक्शन बढ़ नहीं सकती है। नेक्स्ट कम्स, जब आपने 7 से 8 एम्प्लॉय किए, पहले ही वो ओवर हुए हुए 6 पे उसने टोटल हाथ खड़े कर दिए थे कि इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, बट फिर उसने 7 से 8 किए तो ऑब्वियसली उसकी टीपी जो है वो डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये समझ आ गया आपको कैसे हमने डिस्कस किया, टेबल कैसे बनाया, कैसे बनाइए, क्या शो कर रहा है कि जैसे जैसे आप देखो यूनिट्स बढ़ा रहे हो, पहले आपकी तेज़ी से बढ़ी, फिर आपकी स्लो रेट पे बढ़ी, फिर आपकी कांस्टेंट हुई, फिर आपकी डाउनफॉल हुई। इसको अगर आप एमपी मींस मार्जिनल प्रोडक्ट, अब हम मार्जिनल प्रोडक्ट निकालेंगे। मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था लास्ट वीडियो में, वो हमने क्या किया था अगर आपको याद हो, MP is equal to TP n sorry MP of nth unit is equal to TP of nth unit minus TP of nth minus 1 unit, यही था ना फॉर्मूला। सो पहले केस में जब आपका यूनिट ऑफ लेबर 1 है तो आपकी MP सेम रहेगी, जितनी TP होगी उतनी हमारी MP रहेगी। जब हमने लेबर और एम्प्लॉय की मीन्स MP ऑफ सेकेंड यूनिट, सेकेंड यूनिट कैसे निकालना हमने, TP of second unit minus TP of second minus 1 unit means TP of second minus TP of first unit means 6 minus 3 comes out to be 3। थर्ड यूनिट पे आ जाएगा 10 minus 6 comes out to be 4, then 13 minus 10 आ जाएगा आपका 3, 15 minus 13 आ जाएगा आपका 2, 16 minus 15 आ जाएगा आपका 1, 16 minus 16 आ जाएगा आपका 0, और
15 माइनस 16 आ जाएगा आपका -1। अब आप अगर आप इसको केयरफुली ऑब्जर्व करो एमपी के कॉलम को, देखो जो पहले वो बढ़ा, फिर वो कम हुआ, फिर वो नेगेटिव हुआ। सो अब इसमें मैंने आपको 3 स्टेजेस बताई थी ना, पहले वो बढ़ता है तेज़ी से टीपी, फिर डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ता है, फिर वो डाउनफॉल आता है। सो इसको अगर आपको पेपर में क्वेश्चन भी आ जाता है बच्चे कि आपने स्टेजेस आइडेंटिफाई करनी है, तो स्टेजेस आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एमपी निकालना पड़ेगा। अगर आपको टीपी दिया हुआ है ना, आपको एमपी खुद निकालना पड़ेगा। ये इसमें देखो इस स्टेज में जो हमारी पहले 3 केसेस में तब तक हमने 3 यूनिट्स ऑफ फ्लेवर किया, तो 3 3 4 बड़ा है ना वो, तो मीन्स एमपी इज इंक्रीजिंग, एमपी इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर फर्स्ट स्टेज आ जाती है। फिर 4 से 3 गया, 2 गया, 1 गया, 0 गया, तो ये जो 4 से 0 तक की स्टेज है ये आएगी आपकी एमपी इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। और बाद में 0 से -1 आ गया तो ये एमपी इज नेगेटिव, इम्प्लाइंग नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ये बच्चे था आपका डिटेलिंग, मैंने आपको जो टेबल से समझाई है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं इसकी मैंने अलग वीडियो डालूंगी, उसमें आपको ये क्वेश्चंस कैसे अटैम्प्ट करने हैं वो आपको मैं उसमें प्रॉपर सिखा दूँगी। राइट, मेरे ख्याल से इस टैबुलर फॉर्म की एक्सप्लेनेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। मैंने अपने तरफ से बहुत सिंपलीफाई करके आपको समझाया है। बट इवन दो अगर आपको अभी भी कोई कमी पेशी लगती है तो हम इसको डायग्रामेटिकली भी समझ लेते हैं। डायग्रामेटिकली के लिए देखो मैंने इसमें एक्स एक्सिस पे लिया है वेरिएबल फैक्टर और वाई एक्सिस पे लिया है आउटपुट। ठीक है, ये हमने पूरी लिया है डायग्राम। इस डायग्राम में मेरे से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, मैंने इसमें नीचे की स्टेजेस नहीं डाली हैं। चलो इसमें दिखा देते हैं, हम इसी में डली हुई हैं। ये देखो पहले ये अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर है, ये आउटपुट है। ये आप बच्चे 2 फॉर्म्स में भी बना सकते हो, आप एक फॉर्म में भी बना सकते हो, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। आप एमपी और एपी को अलग नीचे अलग इसी में अलग भी बना सकते हो, अगर आप एक में भी बनाते हो तब भी कोई रॉन्ग नहीं है। एक में आपको इजीली समझ आ जाएगा इस स्टेज इसमें जैसे मैंने बनाया है। अगर आप एग्ज़ाम में ऐसा बनाते हो डायग्राम तो इट इज़ नॉट रॉन्ग। राइट, तो इसमें हमने क्या करना है, देखो जो आपने जैसे मैंने आपको बताया थेरेटिकली भी और टैबुलर फॉर्म में भी, तो पहले क्या हुआ था, हमारी टीपी पहले तेज़ी से बढ़ रही है। ये देखो टीपी का कर्व यही है ना, पहले हमारा 0 से तेज़ी से बढ़ने लग गया, उसके बाद में वो थोड़ा स्लो रेट पे बढ़ने लग गया। स्लो रेट पे बढ़ने के बाद में फिर वो अपना टॉप पे पहुंचा, टॉप पे पहुंचने के बाद में डिक्लाइन होने लग गया। तो ये जो है आपकी ये फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज कौन सी, जहाँ से वो डिमिनिशिंग पे शुरू हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेज आपकी कहाँ से शुरू होगी, पहले इंक्रीजिंग आपकी ये है, इसमें दिखा रहा है वो पहले वो बढ़ रही है तेज़ी से, और ये जब आपकी मैक्सिमम पे होगी, जब हमने देखा था एमपी आपकी मैक्सिमम पे थी तो आपकी उसके वो तब तक वो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा था, इसीलिए उसने ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दिखाया है जहाँ पे एमपी इज़ मैक्सिमम और आपकी टीपी का फर्स्ट स्टेज आपकी ख़त्म हो जाती है। फर्स्ट स्टेज पे वो मतलब इंक्रीजिंग रेट पहले बढ़ रहा था, यहाँ तक बढ़ा है, इसके बाद में वो नहीं बढ़ा है, इस स्टेज से इस स्टेज पे वो कम बढ़ेगा। ठीक है, तो दिस इज़ योर मैक्सिमम इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ा है, जहाँ पे आपकी एमपी हाई मतलब टॉप पे है, और जो आपकी टीपी जो है वो आपकी बढ़ रही है। ये नहीं है कि वो बढ़नी कम होगी, इंक्रीज़ हो रही है, बट उसकी स्पीड स्लो हो गई है। जब उसकी स्पीड स्लो हो गई है तो आपकी जो एमपी डाउनफॉल जाने लगी है। देखो ये एमपी कम हो रही है, एमपी कम हो रही है। सो दिस इज़ योर सेकेंड स्टेज, जहाँ पे आपकी जो टीपी है वो टोटल प्रोडक्ट है वो आपका इंक्रीज़ हो रहा है पर वो डिमिनिशिंग रेट पे हो रहा है, और जो आपका एमपी है वो यहाँ से टॉप से देखो डाउनफॉल पे आने लग गया। ठीक है ना, जब अभी वो डाउनफॉल पे आ रहा है, जब वो ज़्यादा अभी डिमिनिशिंग हो रही है पर वो जब ज़्यादा कम होने लग जाएगी, दैट कम्स आउट टू बी सेकेंड स्टेज।
वो आपकी ये शो करती है जब आपकी ये देखो यहाँ पे तेज़ी से एमपी कम हो रही है, पहले कम हो रही थी, इतनी तेज़ी से नहीं हो रही थी, पर इस स्टेज पे वो तेज़ी से कम हो रही है, इसलिए ये सेकेंड स्टेज में आ जाएगा। जब आपको ये क्वेश्चन आएगा तो आपको स्टेजेस दिखानी पड़ेंगी। पहली स्टेज पे वो इंक्रीज़ हो रहा है और तेज़ी से हो रहा है, फिर सेकंड स्टेज पे वो कम लेवल पे इंक्रीज होने लग जाता है और एमपी हमारी डाउनफॉल हो रही है, वो तेज़ी से जब डाउनफॉल होने लग जाएगी इट मीन्स इट कम्स आउट टू बी सेकंड स्टेज। वो इसमें डाउनफॉल हो रही है, आपने देखना है सेकंड स्टेज कहाँ ख़त्म होती है, जहाँ पे वो ज़ीरो बन जाता है। हमने किया था ना 16 डीपी आ गई थी टेबलेट फॉर्म में, तो एमपी हमारी ज़ीरो आ गई थी। अब इस केस में उसके बाद में थर्ड स्टेज जो हमारी शुरू होती है, और सेकंड स्टेज कब ख़त्म हुई थी, जब हमारी सेकंड स्टेज ख़त्म हुई थी एमपी हमारी ज़ीरो थी। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एमपी हमारी ज़ीरो है और टीपी हमारी टॉप पे है। एच देखो, एच डिनोट्स द हाईएस्ट पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ आउटपुट। इसके बाद में टीपी हमारी नीचे जाने लगी। जब टीपी हमारी फॉल हो रही है, पहले हमारी अभी तक टीपी फॉल नहीं हुई, वो इंक्रीज का रेट पेस का जो उसका रेट पे जो रेट है या पेस है वो कम हुआ है, पर अब इस स्टेज पे एच के बाद में वो डाउनफॉल आ रही है। जब वो डाउन होएगी तो आपकी एमपी नेगेटिव होगी। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बताता है और इसमें आपने स्टेजेस के हिसाब से ही देना है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज को जिससे हमने नाम दिया था ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, सेकंड स्टेज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर और थर्ड स्टेज नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। आपने इसको पेपर में ऐसे ही 3 स्टेजेस के हिसाब से बनाना है और एक्सप्लेन करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अगर इसमें बेटा अगर मैंने आपको एपी मैंने इस कर्व बनाई हुई है, मैं आपको बता दूं एक बार, एपी आपको कर्व बनाई हुई है, पर ये नेक्स्ट वीडियो में जब आपको आपने इस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में बताना है, बनानी है, पर जब आपको ये ज़्यादा अच्छे से तब समझ आएगी जब मैं आपको रिलेशन कराऊंगी एमपी और एपी के बीच में। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं रिलेशन डिस्कस करूँगी। ठीक है, तब आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा एपी कर्व का रोल क्या है इसमें। अभी तक हमने इसमें डिस्कस सिर्फ टीपी और एमपी का ही किया, आपको जो टेबुलर फॉर्म में दिखाया था वो भी मैंने टीपी और एमपी का ही बताया, उसमें एक्सप्लेन उसी लेवल से किया है। तो आपने ऐसे ही तीनों स्टेजेस पेपर में बतानी है और क्वेश्चन ऐसे ही अटैम्प्ट करनी है। ओके।